उत्तर प्रदेश के अपराध जगत में कई नाम आए और चले गए, लेकिन एक ऐसा नाम था जिसके खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या, राजनीतिक सफर और विवाद तीनों ने उसे दशकों तक सुर्खियों में बनाए रखा। और वो नाम था अतीक अहमद का। एक ऐसा नाम जिसने अपराध की दुनिया से निकलकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा और फिर देश की संसद तक का सफर तय किया। समर्थकों के लिए वो एक नेता था जो अपने लोगों के लिए खड़ा रहता था, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में उसी अतीक अहमद के खिलाफ समय के साथ हत्या, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट और दूसरे गंभीर अपराधों सहित 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। कौन था अतीक अहमद? एक साधारण परिवार का लड़का उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित बाहुबलियों में कैसे शामिल हुआ? उसका गैंग कैसे बना? राजनीति ने उसकी ताकत को कैसे बदल दिया? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी विधानसभा और संसद में बैठने वाले अतीक अहमद की जिंदगी का आखिरी अध्याय पुलिस हिरासत में लिखा गया? कहानी शुरू होती है इलाहाबाद के चकिया इलाके से। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद के चकिया इलाके में हुआ। उसके पिता हाजी फिरोज अहमद सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि से आते थे। परिवार के पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे। अतीक की शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्तर पर हुई, लेकिन पढ़ाई उसके जीवन का मुख्य रास्ता नहीं बन सका। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते उसका ज्यादातर समय इलाके के युवकों के साथ बीतने लगा। और जिस दौर में अतीक बड़ा हो रहा था, उस दौर के इलाहाबाद को समझना बेहद जरूरी है। 1970 और 80 के दशक में शहर तेजी से बदल रहा था। आबादी बढ़ रही थी, नई कॉलोनियां बन रही थी और जमीन की कीमत बढ़ रही थी। सरकारी और निजी निर्माण कार्यों के साथ ठेकेदारी का कारोबार फैल रहा था और जहां पैसा और जमीन थी वहां विवाद भी थे। कई इलाकों में स्थानीय दबंग इन विवादों के बीच अपनी जगह बनाने लगे। चकिया और आसपास के इलाकों में भी ऐसे छोटे बड़े समूह सक्रिय थे। इसी माहौल के बीच अतीक की पहचान स्थानीय स्तर पर बनने लगी। साल 1979। अतीक अहमद की उम्र लगभग 17 साल थी और इसी समय उसके खिलाफ पहला आपराधिक मामला दर्ज होने की बात सामने आती है। इसके बाद कहानी तेजी से बदलने लगती है। स्थानीय झगड़ों और दबंगई से शुरू हुई पहचान के साथ उसका नाम दूसरे मामलों में भी आने लगता है। मारपीट, धमकी, वसूली और जमीन से जुड़े विवाद। समय के साथ पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ मामलों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन अपराध की दुनिया में केवल ताकत दिखाना पर्याप्त नहीं होता। लंबे समय तक दबदबा बनाए रखने के लिए लोगों का नेटवर्क चाहिए, जानकारी चाहिए, पैसा चाहिए और स्थानीय स्तर पर ऐसे लोग चाहिए जो आपके लिए काम कर सके। अतीक ने धीरे धीरे यही नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। स्थानीय युवकों का एक समूह उसके आसपास बनने लगा। कुछ लोग प्रभाव देखकर उसके साथ आए, कुछ आर्थिक फायदे के लिए जुड़े और कुछ कथित तौर पर उसके डर की वजह से उसके नेटवर्क का हिस्सा बने। धीरे धीरे ये समूह एक संगठित नेटवर्क के रूप में बदलने लगा। पुलिस और मीडिया रिपोर्ट में आगे चलकर अतीक का नाम जमीनों के विवाद में दखल देने, अवैध कब्जे के आरोपों, रंगदारी और ठेकेदारी से जुड़े विवादों में सामने आने लगा। इलाहाबाद का विस्तार इस नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। शहर फैल रहा था और जमीन की कीमत बढ़ रही थी। विवादित जमीनों में दबंगों की भूमिका भी बढ़ रही थी। इसी दौर में अतीक का प्रभाव चकिया से बाहर निकलकर दूसरे इलाकों तक पहुंचने लगा। कुछ समय बाद स्थिति ऐसी बनने लगी कि अतीक अहमद केवल एक स्थानीय दबंग का नाम नहीं रहा। उसका अपना समूह था, अपना प्रभाव था और सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसा स्थानीय नेटवर्क तैयार हो रहा था जो आने वाले वर्षों में उसकी राजनीतिक ताकत की नींव बनने वाला था। 1980 का दशक समाप्त होने वाला था। अतीक अहमद अब तक समझ चुका था कि सिर्फ सड़क की ताकत से लंबे समय तक व्यवस्था पर प्रभाव नहीं बनाया जा सकता। असली ताकत उस व्यवस्था के अंदर पहुंचने में थी और व्यवस्था के अंदर जाने का रास्ता था राजनीति। स्थानीय नेताओं के साथ संपर्क बढ़े, चुनावी गतिविधियों में उसकी दिलचस्पी बढ़ी और फिर आया 1989 का विधानसभा चुनाव। अतीक अहमद ने इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया। उसकी आपराधिक छवि की चर्चा पहले से ही थी, लेकिन दूसरी तरफ इलाके में उसका अपना सामाजिक और स्थानीय आधार भी तैयार हो चुका था। नतीजे आए और अतीक अहमद चुनाव जीत गया। यही जीत उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। कल तक जिस व्यक्ति का नाम पुलिस रिकॉर्ड और स्थानीय विवादों में दिखाई देता था, अब वही व्यक्ति उत्तर प्रदेश विधानसभा का निर्वाचित सदस्य था।
विधायक बनने के बाद अतीक की ताकत का स्वरूप बदल गया। अब उसके पास केवल स्थानीय प्रभाव नहीं था, उसके नाम के साथ एक संवैधानिक पद भी जुड़ चुका था। उसके समर्थकों का दावा था कि वह गरीब लोगों की मदद करता था और अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनता था और जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़ा होता था। यही कारण था तमाम विवादों के बावजूद उसका राजनीतिक आधार बना रहा। लेकिन दूसरी तरफ उसके खिलाफ आपराधिक मामले और आरोप भी खत्म नहीं हुए। 1990 के दशक में इलाहाबाद पश्चिम को उसका मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाने लगा। वह इस सीट से बार बार चुनाव जीतता रहा। उसका राजनीतिक सफर निर्दलीय से शुरू हुआ और आगे चलकर अलग अलग राजनीतिक दलों से संबंध बने। राजनीतिक ताकत बढ़ने के साथ उसके नेटवर्क के विस्तार के आरोप भी सामने आते रहे। पुलिस के अनुसार उसके गिरोह से जुड़े लोग अलग अलग स्तरों पर सक्रिय थे। कहीं जमीन का विवाद, कहीं ठेकेदारी, कहीं कथित रंगदारी, तो कहीं स्थानीय स्तर पर दबाव बनाने के आरोप। हालांकि इन मामलों की कानूनी स्थिति अलग अलग रही और हर आरोप में समान न्यायिक निष्कर्ष निकला। समय के साथ अतीक के परिवार के दूसरे सदस्यों का नाम भी सार्वजनिक जीवन में दिखाई देने लगा। सबसे महत्वपूर्ण नाम था उसके छोटे भाई अशरफ अहमद का। अशरफ ने भी राजनीति में कदम रखा। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। आगे चलकर जांच एजेंसियों ने कई मामलों में आरोप लगाया कि अतीक के नेटवर्क में परिवार के कुछ सदस्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। हालांकि परिवार की ओर से कई आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बताया जाता रहा। अब तक अतीक का प्रभाव केवल चकिया तक सीमित नहीं था। प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में उसके नाम की चर्चा होने लगी थी। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। विधानसभा के बाद अगला लक्ष्य था संसद। साल 2004 लोकसभा चुनाव। अतीक अहमद ने फूलपुर संसदीय सीट से चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया। फूलपुर कोई साधारण सीट नहीं थी। ये वही ऐतिहासिक लोकसभा क्षेत्र था जिसका प्रतिनिधित्व कभी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कर चुके थे। चुनाव हुआ और अतीक अहमद जीत गया। चकिया की गलियों से निकला एक लड़का जिसके खिलाफ किशोरावस्था से आपराधिक मामले दर्ज होने शुरू हुए थे, अब भारत की संसद में पहुंच चुका था। ये उसके राजनीतिक जीवन का सबसे ऊंचा मुकाम था। लेकिन यहीं से कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। सांसद बनने के बाद अतीक को अपनी इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट छोड़नी पड़ी। सीट पर उपचुनाव हुआ। अतीक की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उसके भाई अशरफ अहमद मैदान में उतरे। लेकिन उनके सामने बहुजन समाज पार्टी ने एक युवा नेता को खड़ा किया था। नाम था राजू पाल। चुनाव के नतीजे आए और राजू पाल ने अशरफ अहमद को हरा दिया। इलाहाबाद पश्चिम की वे सीट जिसे अतीक का मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता था, अब उसके परिवार के हाथ से निकल चुकी थी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक उतार चढ़ाव और तनाव बढ़ने की खबरें सामने आती रही। और फिर आया 25 जनवरी 2005। इलाहाबाद की एक सड़क, दिन का समय, राजू पाल अपनी गाड़ी से जा रहे थे और अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। बसपा विधायक राजू पाल पर सरेआम हमला हुआ। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला करके रख दिया। जांच हुई और मामले में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत कई लोगों के नाम आरोपी के तौर पर सामने आए। लेकिन इस हत्याकांड में एक और नाम था जो उस समय शायद इतना बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन आने वाले 18 वर्षों में यही नाम अतीक अहमद की पूरी कहानी की दिशा बदलने वाला था। और वो नाम था उमेश पाल। राजू पाल हत्याकांड का एक महत्वपूर्ण गवाह। और यहीं से शुरू होता है अतीक अहमद की जिंदगी का वो अध्याय जो पहले उसे साबरमती जेल तक ले जाया जाएगा और फिर उम्र कैद की सजा तक, और आखिर में 15 अप्रैल 2023 की उस रात तक जब पूरी कहानी कैमरों के सामने खत्म हो जाएगी। 25 जनवरी 2005 को हुई राजू पाल की हत्या ने केवल इलाहाबाद ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को झकझोर दिया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ अहमद और कई अन्य लोगों के नाम सामने आए। सभी आरोपियों ने इस आरोपों से इनकार किया और उन्हें राजनीतिक साजिश बताया। लेकिन इस पूरे मामले में एक व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण बनकर सामने आया और वो निकला उमेश पाल। उमेश पाल इस हत्याकांड के प्रमुख गवाह थे। उन्होंने जांच एजेंसियों के सामने बयान दिए और अदालत की प्रक्रिया में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। यहीं से उनकी जिंदगी भी खतरे में आ गई।
साल 2006 में उमेश पाल ने आरोप लगाया कि उनका अपहरण किया गया और उन पर बयान बदलने का दबाव बनाया गया। इस मामले में भी अतीक अहमद और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। ये केस वर्षों तक अदालत में चलता रहा। उधर राजू पाल हत्याकांड की सुनवाई भी जारी रही। उत्तर प्रदेश में सरकारें बदलती रहीं, कभी समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, कभी बहुजन समाज पार्टी, लेकिन अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज मुकदमे अदालतों में चलते रहे। समय बीता गया लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। जैसे जैसे मुकदमे बढ़ने लगे, पुलिस और जांच एजेंसियों ने समय समय पर आरोप लगाया कि अतीक अहमद जेल में रहने के बावजूद अपने कथित नेटवर्क को प्रभावित करता है। पुलिस का दावा था कि उसके सहयोगी बाहर रहकर गतिविधियां संचालित करते थे। हालांकि अतीक अहमद और उसके परिवार ने इन आरोपों को साफ तौर पे मना किया और कई मौकों पर कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। इसी दौरान सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश से गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल भेजा गया। यहीं से वो कई मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होता रहा। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान शुरू हुआ। अतीक अहमद का नाम भी प्रशासन की प्राथमिक सूची में शामिल हुआ। पुलिस और प्रशासन ने उसके खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा शुरू की। कथित अवैध संपत्तियों की जांच हुई। कई इमारतों और परिसरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। सरकार का कहना था कि ये कार्रवाई अपराध से अर्जित और अवैध संपत्तियों के खिलाफ थी। वहीं दूसरी ओर अतीक पक्ष ने इस कार्रवाइयों को राजनीतिक प्रतिशोध बताया। इसी बीच उनके कई सहयोगों पर भी कार्रवाई हुई, कई गिरफ्तार हुए, कई संपत्तियां जब्त हुई। प्रशासन का दावा था कि उद्देश्य केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को कमजोर करना है। करीब 17 साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद मार्च 2023 में प्रयागराज की एमपी एमएलए अदालत ने उमेश पाल अपहरण मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने अतीक अहमद को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। ये उनके खिलाफ अदालत से मिली पहली बड़ी सजा थी। लेकिन इसी दौरान एक और घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। 24 फरवरी 2023 प्रयागराज। उमेश पाल अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी घर के पास रुकी, हथियारबंद हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में गोलियों और बम्बों से पूरा इलाका दहल उठा। इस हमले में उमेश पाल, उनके 2 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। जांच शुरू हुई। पुलिस ने दावा किया कि यह हमला सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। जांच में अतीक अहमद, उसके परिवार और उसके कथित नेटवर्क से जुड़े कई लोगों के नाम सामने आए। अतीक पक्ष ने इन आरोपों से इनकार किया। जांच के दौरान अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का नाम भी सामने आया। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने उसकी तलाश शुरू की। 13 अप्रैल 2023 को झांसी में हुई मुठभेड़ में एसटीएफ ने असद अहमद और उसके सहयोगी गुलाम को मार गिराया। पुलिस ने इसे कानूनी कार्रवाई बताया। वहीं विपक्ष के कुछ नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। इस घटना के बाद पूरे देश की नजर अतीक अहमद पर टिक गई। उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। पूरे सफर पर मीडिया की नजर थी। रास्ते भर कैमरे उसका पीछा करते रहे। अदालत में पेशी हुई। इसके बाद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को पुलिस रिमांड पर लिया गया। जांच एजेंसियां उनसे उमेश पाल हत्याकांड के संबंध में पूछताछ कर रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों बाद इतिहास का सबसे चर्चित घटनाक्रम होने वाला है। पंद्रह अप्रैल 2023 की रात प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए अतीक अहमद और अशरफ अहमद को पुलिस लेकर पहुंची। भारी पुलिस सुरक्षा थी। मीडिया के कैमरे मौजूद थे। पत्रकार सवाल पूछ रहे थे। अतीक जवाब देने ही वाला था, तभी अचानक 3 युवक भीड़ में से आए। कुछ सेकंड और गोलियों की तड़तड़ाहट। अतीक अहमद और अशरफ अहमद वहीं पर गिर गए। पूरी घटना लाइव कैमरों में कैद हो गई। देश भर में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को गिरफ्तार किया। बाद में पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने दावा किया कि वे अपराध की दुनिया में पहचान बनाना चाहते थे। मामले की जांच आगे बढ़ी और घटना की परिस्थितियों की जांच के लिए न्यायिक आयोग भी गठित किया गया। जिस व्यक्ति का नाम कभी इलाहाबाद की राजनीति में सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिना जाता था, जो कई बार विधायक बना
और संसद तक पहुंचा। उसके समर्थक उसे अपना नेता मानते थे। उसी अतीक अहमद का अंत पुलिस हिरासत में कैमरों के सामने हुआ। उनके भाई अशरफ की भी उसी रात मौत हो गई। इसके बाद उनका राजनीतिक और कथित आपराधिक नेटवर्क पहले जैसा प्रभावशाली दिखाई नहीं दिया। अतीक अहमद का जीवन भारतीय राजनीति और अपराध के इतिहास के सबसे चर्चित अध्यायों में गिना जाता है। एक और उनके समर्थक उन्हें ऐसा नेता बताते रहे जिसने अपने क्षेत्र में लोगों की मदद की और मजबूत जनाधार बनाया। दूसरी ओर पुलिस रिकॉर्ड, गंभीर आपराधिक मुकदमे और अदालतों में चली लंबी कानूनी प्रक्रियाओं ने उनकी छवि को लगातार विवादों में रखा। उनकी कहानी कई बड़े सवाल छोड़ती है। क्या अपराध और राजनीति का गठजोड़ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? क्या मजबूत राजनीतिक प्रभाव कानून की प्रक्रिया को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है? और क्या समय के साथ कानून आखिरकार अपना रास्ता बना ही लेता है? इन सवालों के जवाब अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि अतीक अहमद का नाम भारतीय राजनीति और उत्तर प्रदेश के आपराधिक इतिहास में हमेशा एक चर्चित, विवादित और अध्ययन योग्य अध्याय के रूप में दर्ज रहेगा।